हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 18 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत पॉइंट रिवीजन के लिए लिए गए हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत ज्यादा आपका रिवीजन भी मिलेगा साथ ही साथ, और आप आज की वीडियो में काफी ज्यादा नॉलेज भी गेन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवीजन से कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक बस प्लांट स्थापित करने के लिए अशोका लेलैंड के साथ समझौता किया है। और ओंकारेश्वर में अभी हाल ही में आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है, जिसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ वननेस। इसके अलावा अभी ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की है। और श्रीनिवास के स्वामी को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 2023-24 के लिए। द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज की लिस्ट जारी की है टाइम मैगजीन ने। इसमें टॉप 100 में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भारतीय कंपनी है इन्फोसिस। इसका स्थान 64वां है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी को जमीनी स्तर पर अपनाने के मामले में यानी ग्लोबल एडॉप्शन में इंडेक्स में भारत जो है ये टॉप पर रहा है 154 देशों में। ईडी के नए निदेशक बनाए गए हैं राहुल नवीन, और केरल में फैल रहे निपाह वायरस के कारण अलर्ट घोषित किया गया है। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का खिताब जीतने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बन गई हैं एरिका रॉबिन। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनका आपने किया सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसकी पीडीएफ और क्विज आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप पर जाइएगा, फ्री क्विज सेक्शन में जाकर के क्विज लगा लीजिएगा। अब देखो क्विज में ना ऑप्शंस को रैंडम तरीके से दिया जा रहा है, जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं कि क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट क्या होगा। बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप इसका क्विज जाकर के सॉल्व करोगे तो। और भी बहुत सारे प्रकार के सब्जेक्ट की यहाँ पर क्विज अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री में आप जाकर के क्विज सॉल्व कर सकते हो, अपना बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता? तो दोस्तों कल बहुत ही एक अच्छी खबर आई, खुशखबरी आई। भारत ने श्रीलंका को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया फाइनल में और जीत गया एशिया कप का खिताब। भारत ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है। श्रीलंका 6 बार जीत चुका है, भारत 8 बार जीत चुका है, और वहीं पाकिस्तान भी 2 बार जीत चुका है। बस यही 3 देश हैं जिन्होंने एशिया क्रिकेट कप अभी तक जीता हुआ है। बांग्लादेश और बाकी जो देश हैं वो अभी तक कभी भी नहीं जीते हुए हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे चैंपियंस की। तो देखो मोहम्मद सिराज, अगर आपने मैच देखा होगा, बहुत बुरी तरीके से हराए श्रीलंका को। मतलब सोचो आप कि मात्र 6 ओवर में, 50 ओवर का गेम था और मात्र 6 ओवर में जीत लिया भारतीय टीम ने। 15 ओवर में 50 रन पे ऑल टाइम बुक कर दिए श्रीलंका को। 51 रन बना लिए 6.1 ओवर में और जीत हासिल कर लिए। ये सब हो पाया मोहम्मद सिराज की वजह से। मोहम्मद सिराज, जिन्हें मियां मैजिक के नाम से भी जाना जाता है, इनका निकनेम है, पूछा जा सकता है। तो मियां मैजिक ने 6 विकेट लिए और इसके बाद इसकी वजह से क्या हुआ कि श्रीलंका की टीम मात्र 50 रन पे ऑल टाइम बुक हो गई। भारत ने इतिहास बना दिया है इतना तेज जीत का, यानी सबसे लंबे अंतराल का। देखिए सबसे बड़ी जीत है भारत के इतिहास की। टीम इंडिया ने 263 गेंद शेष रहते ये मैच जीत लिया, मात्र 37 गेंदों में। 6.1 ओवर मतलब 37 गेंदों में ही ये जीत दर्ज की है। ये एक नया रिकॉर्ड बना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 10 विकेट से हरा दिया है। ठीक है, अच्छा प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने? कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा रन बनाया शुभमन गिल ने, 302 रन बनाए हैं। मोस्ट विकेट मथीसा पथरियाना ने लिया है, 11 विकेट, ये श्रीलंका के हैं। श्रीलंका अब तक 6 बार और पाकिस्तान 2 बार एशिया कप जीत चुका है। अच्छा, ये एशिया का क्रिकेट कप का है। एशिया का जो क्रिकेट कप का ही महिलाओं में अगर बात करें तो 2022 में जो महिला वाला हुआ था ना, उसको भी भारत ने जीता था। 2022 का महिला एशिया कप जो हुआ था उसको भी भारत ने ही जीता था। अच्छा, भारत की जूनियर टीम जो हॉकी टीम है ना, उसने भी जीता है अभी एशिया कप। हॉकी में भी एशिया कप भारत ने जीत लिया है। अभी एशिया का 5S हुआ था, एशिया का 5S टूर्नामेंट हुआ था हॉकी का ही, उसको भी भारत ने जीता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एशिया कप से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। चलिए वर्ल्ड कप अभी शुरू होने वाला है अगले महीने, तो हम लोग वर्ल्ड कप के बारे में भी जानेंगे आगे। पीएम मोदी ने 17 सितंबर 2023 को पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के लिए कौन सी योजना शुरू करी? तो देखो कल 17 सितंबर था और 17 सितंबर को एक तो विश्वकर्मा पूजा था और साथ ही साथ पीएम मोदी जी का बर्थडे भी था।
फिलहाल विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिल्पकारों और कर्मकारों के लिए कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपको याद हो तो 15 अगस्त के भाषण में भी इन्होंने अनाउंस किया था और मैंने बताया था, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है जो 3 योजनाओं की घोषणा की गई थी। यहाँ पर हम लोग पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जानेंगे। देखो, ये योजना की घोषणा तो हुई 17 सितंबर 2023 को। इसके तहत क्या क्या होगा? इसके तहत कोलेटरल फ्री लोन दिए जाएंगे अप टू 3 लाख फॉर विश्वकर्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, विश्वकर्मा भाई बंधुओं को। इसमें इसमें आ जाएंगे आपके शिल्पकार, कारीगर, चर्मकार, नाई, कुम्हार, सुनार, लोहार, ये सभी लोग इसमें आएंगे इसके तहत, और उनको कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा 3 लाख तक का। इसके लिए सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। इसको भी मैंने आपको बताया था कि 13 से 15,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए जाएंगे। तो अभी देखिए, हाल ही में 13,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने किए थे। स्वतंत्रता दिवस पर इसका अनाउंसमेंट किया गया था। ये 5 वित्तीय वर्ष के लिए है, यानी कि 2023-24 वाले फाइनेंशियल ईयर से लेकर के 2027-28 वाले फाइनेंशियल ईयर तक के लिए ही ये है। ठीक है, तो इसके तहत ये लोग आएंगे जिनको आर्थिक रूप से समर्थन दिया जाएगा, यानी कि फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी। तो ये है पीएम विश्वकर्मा योजना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ पीएम मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखपति दीदी योजना का भी अनाउंसमेंट किया था कि आने वाले समय में लखपति दीदी योजना भी शुरू की जाएगी। तो अभी तो वो नहीं शुरू हुई है, लेकिन ये शुरू हो गया है। ठीक है ना? चलिए, अब केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, इनको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं जो भी लास्ट दिनों में चर्चे में आए थे। जैसे अमृत भारत स्टेशन योजना, अगर आपको याद हो तो 1309 स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने के लिए केंद्र सरकार ने ये योजना जारी की है। अच्छा, ये 1309 स्टेशनों में शुरुआती चरण में 508 स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। इसके अलावा पीएम श्री योजना के तहत 6,207 स्कूलों का एक पीएम श्री योजना के तहत स्कूल बनाए जा रहे हैं। मिष्टी और अमृत धरोहर योजना, ये भी याद रखिएगा, ये किससे रिलेटेड है? आर्द्र भूमियों से, जो वेटलैंड्स होते हैं उनके लिए, मैंग्रोव क्षेत्र जो होते हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए। मैंग्रोव क्षेत्र मैंने आपको अभी उस दिन बताया था ना कि सुंदरवन का डेल्टा जहां है, सुंदरवन का जो नेशनल पार्क है वो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव रीजन है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है, उड़ीसा वाला। अटल वयो अभ्युदय योजना, जिसे अव्यय योजना कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? अव्यय योजना, इसको पढ़ेंगे अव्यय योजना, और फुल फॉर्म इसका है अटल वयो अभ्युदय योजना। फुल फॉर्म भी पूछा जाता है योजनाओं का। तो ये बुजुर्गों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था। विवाद से विश्वास योजना, ये कोविड के दौरान जो एमएसएमई अगर छुप छुप करके कुछ चला रहे थे तो उनको जब्त कर लिया गया था, तो वही वापस करने के लिए ये शुरू किया गया। पोषण भी पढ़ाई भी योजना, ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। और अभी पीएम विश्वकर्मा योजना। क्लियर है ना? ये केंद्र सरकार की योजनाएं थी जो पिछले दिनों में चर्चे में रही। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए की लागत से कितने सुखोई Su-30 MKI विमान खरीदने की घोषणा की है? तो दोस्तों, भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए अभी 45,000 करोड़ रुपए खर्च करके 12 सुखोई विमान खरीदने की घोषणा की है। ये सुखोई विमान Su-30 MKI होंगे। ये मोस्ट एडवांस होंगे, अभी तक के सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट होंगे। तो यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल्स है, सेंटर क्लियर्स प्रपोजल टू बाय 12 Su-30 MKI। ठीक है ना? तो ये फाइटर जेट्स हैं। सुखोई जो सीरीज है ये कहां से है, कहां का प्रोडक्ट है? देखो, सुखोई हो, मिग मिग की जो भी सीरीज है, मिग 21, मिग 29 वगैरह, ठीक है, हालांकि मिग 21 अब रिटायर होने वाला है। ये सभी सीरीज कहां से लिया है हम लोगों ने? रसिया से लिया है। राफेल हम लोगों ने कहां से लिया है? राफेल हम लोगों ने लिया है कहां से? फ्रांस से लिया हुआ है। ठीक है ना? अब देखो, तो यहां पर भारतीय वायुसेना के लिए डीएसी ने, यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय वायुसेना के लिए इसके लिए प्रस्ताव दिया था और ये मंजूरी मिल गई है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये बनाया जाएगा भारत में ही। अब भारत ना हमेशा, देखो अभी मैंने 56 विमानों के बारे में भी बात किया हुआ था, तो वो विमान भी भारत में बनाने की बात मैंने कही कि 16 विमान खरीदे जाएंगे एयरबस से, उसके बाद फिर 40 विमान जो है यहाँ पर बनाए जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी देखो HAL के द्वारा ही ये भारत में ही बनाया जाएगा। भारत हमेशा फोकस कर रहा है कि मेड इन इंडिया हो, मेड इन इंडिया हो, मतलब प्रोडक्ट भले ही आपका हो बाहर का, लेकिन आ करके हमारे इंडिया में बनाओ, जिससे रोजगार भी पैदा हो और हमारी जो कंपनियां हैं वो सीख भी सकें, आगे चलकर इन फ्यूचर वो रिवर्स इंजीनियरिंग जैसे चीज भी कर सकें और खुद भी बना सकें। तो ये
ये 60% से ज्यादा हिस्सा जो होगा इसका स्वदेशी होगा, बाकी विदेशी होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अगर बात करें, 1940 में स्थापित हुआ था, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है, अध्यक्ष इसके हैं सीबी अनंत कृष्णन। नाम याद रखना, पूछा जाएगा, सीबी अनंत कृष्णन, ठीक है ना, आर माधवन की जगह पर आए। पीएम मोदी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन किया? मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो अभी तक आपने भारत मंडपम सुना। भारत मंडपम मैं पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूं, जहां पर भारत ने सक्सेसफुली G20 समिट भी आयोजित किया, बहुत ही अच्छे तरीके से होस्ट किया। अब उससे भी बड़ा एक कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है यशोभूमि नाम से, और ये अभी नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है, हालांकि इसका पहला फेज का उद्घाटन हो चुका है, अभी पीएम मोदी जी ने पहले फेज का इसका उद्घाटन किया है। तो नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर में बनाया जा रहा है, कुछ इस प्रकार से बन करके ये फाइनल होगा तो दिखेगा। अब तक का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा है ये। इसमें 15 कन्वेंशन रूम्स हैं, 73,000 स्क्वायर मीटर का एरिया है कन्वेंशन सेंटर के लिए, 1,07,000 का स्क्वायर मीटर का एरिया है एग्जीबिशन सेंटर के लिए। यहाँ की क्षमता है 11,000 लोगों की एक साथ बैठने की। सोचो, पिछला वाला जो G20 का भारत मंडपम था ना, G20 जहां पर हुआ, उसकी क्षमता 7,000 लोगों को एक साथ बैठाने की है, इसकी क्षमता 11,000 की है, ये उससे भी बड़ा है। 17 सितंबर को पीएम मोदी जी ने इसका अभी पहले फेज का इसका उद्घाटन किया है, द्वारका सेक्टर नई दिल्ली में है। ये द्वारका सेक्टर 21 से लेकर द्वारका सेक्टर 25 तक फैला हुआ है। तो इसमें एशिया का सबसे बड़ा MICE यानी कि मीटिंग्स, इंसेंटिवाइज और कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस हो सकेंगे। क्षेत्रफल है 8.9 लाख स्क्वायर मीटर का, सोचो 8.9 लाख स्क्वायर मीटर का इसका टोटल एरिया है जिसमें ये फैला हुआ है, पूरी तरीके से बना है। 11,000 लोग रहेंगे, 5400 करोड़ रुपए का खर्च आया है इसको बनाने में। 26 जुलाई को ही अभी नई दिल्ली में भारत मंडपम, जो पहले प्रगति मैदान हुआ करता था ना, वहां पर भारत मंडपम बनाया गया, और वही भारत मंडपम में G20 की समिट भी होस्ट की गई अभी सितंबर में ही, ठीक है। तो ये है एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर। अब बात आती है फायदा क्या है। देखो फायदा ये है कि भारत के पास अभी तक इतने बड़े कोई ऑर्गेनाइजेशंस या कोई समिट्स होस्ट करने के लिए ना इतने बड़े कन्वेंशन सेंटर हुआ नहीं करते थे। जल्दी जल्दी में आनंद फानन में तो भारत मंडपम बनाया गया जिससे G20 समिट होस्ट करी जा सके। अब एक और बन रहा है यशोभूमि, जो इससे भी बड़ा होगा, यानी अब हम लोग भी बड़ी बड़ी समिट्स को होस्ट कर पाएंगे। आपने देखा सिर्फ और सिर्फ G20 की होस्टिंग की वजह से इतने ज्यादा समझ लो कि इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिली, इतनी ज्यादा फॉरेन करेंसी आई। आसपास के जो होटल्स हैं, जो बाकी के जो समझ लो कि जो दुनिया भर के व्यापार तरीके हैं, उनमें कितना ग्रोथ देखने को मिली इंडिया में। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी आए, अट्रैक्ट हुए, और भारत में ना 60 जगहों पर, 60 शहरों पर G20 की समिट्स या कहें कि G20 के अलग अलग प्रकार की मीटिंग्स आयोजित की गई, जिसकी वजह से उन सभी जगहों के, सोचो जहां जहां पर मीटिंग्स हो रही है, 20 से ज्यादा देश आ रहे हैं, उनके साथ साथ में सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह आ रहे हैं, तो सब लोग कहीं ना कहीं रुकेंगे, होटल्स हुआ, कुछ ना कुछ खाएंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे, इन सब से बहुत ज्यादा इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है। अब सोचो जब ऐसी मीटिंग्स लगातार भारत में होने लगे, बहुत सारी मीटिंग्स होने लगे, दुनिया भर के कई प्रकार की होती हैं, तो भारत को कितना फायदा होगा। इसी वजह से इसे देखा जा रहा है कि ये जो है इन फ्यूचर में भारत का जो रेपुटेशन है और ज्यादा बढ़ाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा भारत मंडपम, आपने देखा यहाँ नटराज जी की मूर्ति भी सामने लगाई गई है, प्रतिमा अष्टधातु की प्रतिमा है। तो ये भारत मंडपम है, जो प्रगति मैदान पहले था वो भारत मंडपम हो गया है, और ये है आपका यशोभूमि। क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में नासा की जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस नाम से एक एक्सोप्लैनेट की खोज की जिस पर CO2 और मेथेन की उपस्थिति का पता चला है। देखो जेम्स वेब टेलीस्कोप है जो नासा के द्वारा भेजा गया था, और ये आज तक का सबसे बड़ा और सबसे विशालतम ये टेलीस्कोप है, और समझ लो सबसे ज्यादा क्षमता वाला ये टेलीस्कोप है। तो इसने अभी हाल ही में एक एक्सोप्लैनेट की खोज की है। उस एक्सोप्लैनेट का नाम है दोस्तों K2-18b। ये जो एक्सोप्लैनेट है, सबसे पहले समझो ये एक्सोप्लैनेट होता क्या है। देखो जैसे अपना सौरमंडल है, अपना सौरमंडल में एक सूर्य है और उसके सभी ग्रह जो हैं, 8 ग्रह जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, तो ये सभी हुए प्लैनेट्स। अगर कोई ऐसा प्लैनेट दिखाई देता है, मिलता है, जो अपने सूर्य का नहीं चक्कर लगा रहा हो बल्कि किसी और तारे का चक्कर लगा रहा हो, सूर्य एक तारा है, किसी और तारे का अगर चक्कर लगा रहा हो तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सोप्लैनेट। ठीक है, तो ऐसे ही ये एक एक्सोप्लैनेट है K2-18b, जो कि K2-18a नाम का जो तारा है इसका चक्कर लगा रहा है।
इस तारे का चक्कर लगा रहा है, इसीलिए इसका नाम K2-18b रखा गया है। तो ये जो प्लैनेट है ना, यहाँ पर मिला है CO2 और मीथेन इसके वायुमंडल में। अब आप कहोगे ये मिलने में क्या बड़ी बात हो गई। देखो, एक्चुअली में CO2 और मीथेन मिलने का मतलब ये हुआ है कि वहां पर ना जीवाश्म पाए जाते थे। भाई CH4 मीथेन कैसे होता है, आदमी जब आदमी डेड बॉडी हो जाती है पानी में, मीथेन की वजह से ही तो तैरने लगता है। जब सड़ती गलती है मीथेन की मात्रा बढ़ती है, CO2 भी ऐसे होता है। तो इन सब का मतलब है कि वहां पर जीवाश्म है या पानी की उपस्थिति हो सकती है। वहां पर हो सकता है कि लोग आदमी रहते हो या जानवर रहते हैं, डायनासोर्स वगैरह वाला हो सकता है, वहां पर टाइम पीरियड चल रहा हो, मतलब वहां पर जीवन संभव जैसी घटनाएं वहां पर, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जीवन हो सकता है, संभावनाएं वहां पर हो। तो इसीलिए ऐसे ऐसे ग्रहों को हाइजीन कहा जाता है। अब देखो ये हाइजीन जो ग्रह है इसको कैसे कहते हैं, हाइजीन एक्सोप्लैनेट किसे कहते हैं, ये भी एक बात समझ लो। ठीक है, वैसे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। देखो होता क्या है, जैसे सूर्य है, सूर्य के बाद ऐसे ऐसे सभी ग्रह हैं मान लो, ठीक है ना। तो सभी ग्रह हैं, ऐसे सभी जो तारे होंगे उनके भी ऐसे ऐसे होंगे, बहुत सारे ग्रह होंगे। तो ग्रहों का क्या होता है कि एक निश्चित एरिया जहां तक होता है कि जहां तक प्रकाश बहुत तेजी से, या कहें कि चमक, या कहें कि ऊष्मा बहुत तेजी से पहुंच रही होती है, इस वजह से भी वहां पर जीवन संभव नहीं होता है। कुछ एरिया ऐसा होता है जहां पर तापमान बहुत कम होता है, इस वजह से भी वहां जीवन संभव नहीं होता है, बर्फ जमी रहती है, यहाँ पर आदमी रहेंगे तो जल जाएंगे, इसलिए नहीं होता है। कुछ एक एरिया बीच का ऐसा बचता है जहां पर टेम्परेचर बहुत ही अनुकूल रहता है जीवन संभव होने के लिए, उसी उसी एरिया में पड़ता है अपना पृथ्वी, इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। ठीक है, मतलब हम लोग न ज्यादा करीब हैं न ज्यादा दूर है, दूर होते तो बर्फ जमी होती, करीब होते तो जल रहे होते। ठीक है, ये जो एरिया होता है ये इसे हाइजीन एरिया कहते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो प्लैनेट है, एक्सो प्लैनेट ना, ये हाइजीन एरिया में आ रहा है, इस वजह से भी इसका मतलब पुष्टि किया जा रहा है कि हो सकता है ये हो, यहाँ पर जीवन संभव हो। ठीक है, फिलहाल जो भी होगा पता लगाया जाएगा आगे। ये पृथ्वी से भी 120 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष क्या है, अगर हम एक वर्ष में लाइट की रफ्तार से, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलते जाएं, 1 साल तक चलते जाएं, तो जितना चल पाएंगे उतनी दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब ऐसे 120 से गुणा कर दो, तो इतनी दूर पर ये है पृथ्वी से। दूसरी बात, ये पृथ्वी का 8.6 गुना बड़ा है, ये जो प्लैनेट है एक्सो प्लैनेट। समझ में आ गई बात। चलिए, तो यहां पर देखो नासा ने इसे जारी करके अपनी ही वेबसाइट पर ये बताया हुआ है चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का एटमॉस्फेयर यहाँ पर पाया गया है, नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर डाटा लिया गया है। क्लियर है। बाकी नासा के बारे में अगर बच्चों वाला क्वेश्चन जानना चाहोगे, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1958 में स्थापना हुई थी, वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष दोस्तों, कब? 17 सितंबर को, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए इसको मान लेते हैं, 17 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। ये पेशेंट की सेफ्टी को लेकर के अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम याद रखना, इंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी, इंगेजिंग पेशेंट फॉर पेशेंट सेफ्टी। 2019 से ये मनाया जा रहा है। ये सभी अभी तक के आए हुए सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कल मैंने रिवीजन कराया था, तो आज बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अच्छा, प्रसिद्ध लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो दोस्तों मोबिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसे? ऋतिक रोशन को। ऋतिक रोशन को बनाया गया है, अभिनेता ऋतिक रोशन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ये मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, इनको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। ये सोनाक्षी सिन्हा जो है ना, ये अभी पेटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं, पेटा इंडिया की बनाई गई हैं ब्रांड एम्बेसडर। सचिन तेंदुलकर को ना चुनाव आयोग ने 2024 के चुनाव के लिए अपना आइकॉन चुना है। शाहरुख खान को ICC ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए चुना है, क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए चुना है। ठीक है ना, ये भी याद ध्यान रखिएगा। ऋतिक रोशन मोबिल के हो गए, अभी और भी रिवीजन करवाएंगे। ठीक है ना, मोबिल आप जानते हो ये कंपनी है, ये तेल वाली, लुब्रिकेंट वाली। ठीक है ना, चलो तो अभी देखो पिछले दिनों में कौन कौन से चर्चे में आए हैं, इनको भी देख लो। जैसे महिला फैशन ब्रांड है एक डब्लू, उसकी अनुष्का शर्मा को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। अनुष्का शर्मा वैसे अगर बात करें तो ये प्यूमा की भी है ब्रांड एम्बेसडर। स्वराज ट्रैक्टर के ने MS धोनी को बनाया। एक्स्ट्रा तेज LPG ब्रांड शेफ संजीव कपूर को बनाया है। इन्फोसिस ने राफेल नडाल और इगा स्वितक को बनाया हुआ है। राफेल नडाल स्पेन के हैं, इगा स्वितक पोलैंड की हैं। हेल्दियार यू पहल ने सूर्य कुमार यादव को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। BPCL ने राहुल द्रविड़ को, और प्लक ने करीना कपूर खान को बनाया है। ICC क्रिकेट विश्व कप ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। असिस्ट इंडिया ने श्रद्धा कपूर को,
एप्सॉन इंडिया ने रश्मिका मंदाना और त्रिपुरा टूरिज्म ने सौरभ गांगुली को बनाया है। और अगेन देखो जेब्रोनिक्स टीवी के ऋतिक रोशन बनाए गए हैं। तो ऋतिक रोशन दो आ गए, इनको कनेक्ट करना। जहां जहां पर ये येलो कलर में दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट है, केवल वही वही आप लोग याद करेंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, अगला, किस मंत्रालय द्वारा कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों कृषि मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा कृषि सांख्यिकी के लिए एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है यूपीएजी। क्या नाम है? यूपीएजी पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ पर देखो, यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक लॉन्च्ड। देखो ये एक ऐसा पोर्टल होगा जहां पर हर प्रकार के स्टैटिस्टिक मौजूद होंगे। जैसे स्टैटिस्टिक मतलब सांख्यिकी, हर प्रकार की समझ लो गणनाएं, जैसे जैसे कि कितना चीज, कितना खाद डाली जाए, कितना क्या डाला जाए, तो फिर पैदावार कितनी होगी, किस मौसम में कैसा पैदावार की जरूरत है, ठीक है ना, कहाँ पर किसकी फसल होती है, कहाँ पे कितना उत्पादन होता है, व्यापार कितना हो रहा है, दाम कितना चल रहा है, सारा कुछ स्टैटिस्टिक यहाँ पर अवेलेबल होगा इस पोर्टल पर। तो किसानों के लिए बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी, साथ ही साथ मैनेज भी कर सका जाएगा, डाटा का प्रबंधन भी किया जा सकेगा और इसको बेहतरीन तरीके से लोग यूज कर पाएंगे। तो इसको अभी रमेश चंद्र जी ने लॉन्च किया, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं। ठीक है, तो कृषि मंत्रालय के द्वारा सहयोग से मिलकर के इसे बनाया गया है। अब ये तो ऐप और पोर्टल से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ, तो हम लोग को रिवीजन तो करना ही है ना। आप लोग भले से लाइक ना करो, रिवीजन तो मैं करवाऊंगा ही। तो यहाँ पर देखो प्रमुख पोर्टल और ऐप आपके लिए लाया गया है जो पिछले दिनों में चर्चे में आए थे। जैसे जैसे अभी सरपंच संवाद ऐप लॉन्च किया असम के राज्यपाल ने, समुद्र नाम का ऐप लॉन्च किया था इनक्वाइस ने, फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया था भारत सरकार ने, राजमार्ग यात्रा ऐप ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, मृत वृक्ष आंदोलन ऐप असम के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया, नोटबुक एलम इसको गूगल ने लॉन्च किया, जम्मू कश्मीर ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया, रिपोर्ट फिश डिसीज ये केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने लॉन्च किया और पीसीटीएस ऐप राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया। और यहाँ देखो यूपीएजी पोर्टल जो है कृषि मंत्रालय के द्वारा कृषि सांख्यिकी के लिए लॉन्च किया गया है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहां आयोजित हुआ? तो देखो अभी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप शुरू हो चुका है। ये इस बार भी हो रहा है बेलग्रेड में, सर्बिया में। पिछली बार भी यहीं हुआ था, इस बार भी हो रहा है। तो ये बेलग्रेड सर्बिया में शुरू हो चुका है। भारत की तरफ से ना 30 भारत की तरफ से 30 पहलवान गए हुए हैं। रेसलिंग है, कुश्ती होता है, पहलवान जाते हैं। तो भारत की तरफ से 30 पहलवान गए हुए हैं। 16 तारीख से शुरू हुआ है, 24 सितंबर तक ये चलेगा। ठीक है, अच्छा, पिछली बार जब हुआ था ना तो भारत ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे और ओवरऑल स्थान रहा था इसका 24वां रेसलिंग का। ठीक है, अब जब जीतेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कितने मेडल्स आए, इन 30 पहलवानों में से कितनों ने कौन कौन सा मेडल जीता। ठीक, आगे, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने फ्रांस से 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए समझौता किया? तो दोस्तों भारत का ही एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अभी फ्रांस से 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए डील करा हुआ है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये बेचने पहुंच गए थे बांग्लादेश। तो यहां पहुंचे, पीएम शेख हसीना से मिले और वहां पर इन्होंने 10 जो एयरबस विमान है वो बेच दिया सक्सेसफुली। अच्छा, उसके बाद साथ ही साथ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को ये प्रोक्योरमेंट करने के लिए, या कहें कि एक दूसरे से डाटा शेयर करने के लिए भी इन्होंने एक डील करी हुई है। यानी डाटा का आदान प्रदान करेंगे। जो अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट सिस्टम है ना, फ्रांस के पास है, बांग्लादेश के पास अभी नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश स्पेस टेक्नोलॉजी में तो उतना है नहीं, तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी की भी मदद लेगा फ्रांस से। और फ्रांस ने 10 एयरबस विमान जो है इनको बेच दिया है। ठीक है, अच्छा, एयरबस से ही मैंने आपको बताया था कि भारत ने परिवहन विमान खरीदा है ना, 56 परिवहन विमान खरीदा है। कौन सा? C295 परिवहन विमान भारत ने खरीदा है। अच्छा, इसमें 16 ये देगा एयरबस, उसके बाद 40 जो है हम लोग अपने घर पे बनाएंगे। बाकी बांग्लादेश के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर देखो शहाबुद्दीन नए प्रेसिडेंट बने हुए हैं 22वें नंबर के। इसके अलावा शेख हसीना जी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। फ्रांस के बारे में अगर बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जहाँ यूनेस्को का और इसके बाद FATF का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा पेरिस में ही स्थापना हुई थी फीफा की। फ्रांस की मुद्रा होती है यूरो, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है ये। फ्रांस के राष्ट्रपति तो इमैनुअल मैक्रोन है। ठीक है, अब ये रहे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। कैसी लगी है वीडियो? इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। और मैं तो कहता हूं आप इस प्रकार की वीडियो को अपने घर वालों को भी दिखाओ, भले से वो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है ना, न्यूज में जाकर के टीवी में इधर उधर डिबेट देखने से अच्छा है कि कुछ नॉलेज वाली चीजें पाएं कि कहां पर क्या चीजें चल रही हैं देश में और असली मुद्दा क्या है, टू द पॉइंट वो देख पाए।
एनजेटी एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप है, जो लोग तैयारी करते हैं, जिनको पीडीएफ चाहिए, वो पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया था वो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो वो LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें गलत आंसर किया है, बहुत सारे लोगों ने GSLV बताया था, इससे चंद्रयान 2 वाला हम लोगों ने लॉन्च किया था। PSLV C-57 से हम लोगों ने आदित्य L1 लॉन्च किया था, आदित्य L1 लॉन्च किया था। और SSLV D2 जो है ये अपना स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जो सक्सेसफुल हुआ था। D1 वाला फेल हो गया था, D2 जो है ये सक्सेस हुआ था। बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं में मैंने आपको बताया था कि राजभाषा कीर्ति पुरस्कार पंजाब नेशनल बैंक ने जीता। आज आपको क्या बताना है, आज आपको बताना है स्टैचू ऑफ बिलीव जो है ना, ये किसकी प्रतिमा है, बताइएगा। ऑप्शन देख करके इत्मीनान से बताइएगा। इसके अलावा मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो कैसी लगी है आप लोग बता देना। शाम को डेली रिवीजन कराया जा रहा है आपका, जनवरी से लेकर के सितंबर तक का। आप लोग शाम वाली लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, बेहतरीन तरीके से रिवीजन आपका कराया जा रहा है। शाम को 6 बजे जुड़िएगा लाइव क्लास में इसी चैनल पर। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, वीडियो में मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।